गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। आज हम एक ऐसे नजरिए पर बात करेंगे जो काम, सम्मान और समाज में किसी की जगह को बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। ये सोच एक पुरानी कहानी से निकल कर आई है, लेकिन आज भी कई सवाल खड़े करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की सारी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या कोई भी काम करने से किसी का मान, किसी की इज्जत घटती है? ये सवाल सीधा सीधा समाज में हमारे पद और हमारे काम के बीच के रिश्ते पर एक बहस छेड़ देता है। क्या सच में कुछ काम दूसरों से छोटे होते हैं? आइए देखते हैं ये कहानी इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है। तो सबसे पहले हमें कमाई के संतुलन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये वो बुनियादी विचार है जिस पर इस कहानी की पूरी सामाजिक व्यवस्था की इमारत खड़ी है। इसी से पता चलता है कि एक स्थिर समाज आखिर काम कैसे करता है। इस फिलॉसफी के सेंटर में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विचार है। एक संतुलित समाज तभी बन सकता है जब हर एक इंसान के पास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने का, अपनी जीविका कमाने का कोई ना कोई जरिया हो। मतलब कोई भी बिना मौके के नहीं रहना चाहिए। बस यही इस पूरी व्यवस्था का कोर आइडिया है। तो यहां कमाई के साधनों को ना दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तरफ हैं वो लोग जिनके पास खेत हैं, मतलब जमीन, जायदाद, रिसोर्सेज, और दूसरी तरफ है वो लोग जिनके पास है उनका परिश्रम, यानी उनकी मेहनत। समाज का यही बंटवारा, बस यही है हमारी कहानी की असली जड़। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छा, अब इन सिद्धांतों को ना एक कहानी के जरिए समझते हैं। कहानी के केंद्र में है राजा वीर सिंह, जो एक बड़ी अजीब सी कश्मकश में फंसे हुए हैं, और उनकी यही चिंता कहानी को आगे बढ़ाएगी। राजा अपने मंत्री से थोड़े अधीर होकर पूछते हैं, अरे भाई, हमारे राजकुमारों में इतनी ऊर्जा है, वे जवान हैं, तो फिर हम उनके लिए कुछ बड़ा क्यों नहीं करते? उन्हें राजकाज के मामलों से दूर क्यों रखा हुआ है? उनका ये सवाल ही कहानी के असल मुद्दे की शुरुआत करता है। और मंत्री का जवाब सुनिए, यहीं से कहानी का रुख तय होता है। वो कहते हैं, महाराज, आप तो अन्नदाता हैं, मतलब काम देने वाले। जिनके पास इतनी धन दौलत और जमीन है, उनके बेटों से हम काम कैसे करवा सकते हैं? ऐसा करेंगे तो उनके स्वाभिमान को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचेगी। तो यहां पहली बार स्वाभिमान को सीधे सीधे सामाजिक पद से जोड़ दिया गया। अब अपनी बात को सही साबित करने के लिए मंत्री एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी के अंदर कहानी है, और इसी छोटी सी कहानी में इस पूरे दर्शन का, इस पूरी फिलॉसफी का सार छिपा हुआ है। तो इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है हरिया, एक गरीब किसान जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, पर वो बहुत मेहनती है। और दूसरी तरफ है राजकुमार विक्रम। दोनों की मुलाकात तब होती है जब हरिया गांव की भलाई के लिए एक तालाब खोद रहा होता है। राजकुमार अपने जोश और युवा ऊर्जा में फौरन उस मेहनत वाले काम में हाथ बटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो हरिया से पूछते हैं, क्या मैं भी मदद कर सकता हूं? मुझे एक फावड़ा दोगे? और बस यही है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। हरिया बड़े अदब से मना कर देता है, और उसकी दलील बहुत सीधी है। वो कहता है कि दोनों की भूमिकाएं तय हैं और दोनों का सम्मान अपनी अपनी भूमिका निभाने में है। राजकुमार का काम है योजना बनाना, और हरिया जैसे लोगों का काम है उसे पूरा करना। अगर राजकुमार खुद मिट्टी खोदने लगेंगे तो ये पूरी व्यवस्था का, राजघराने के मान का अपमान होगा। राजकुमार को हरिया की बात समझ में आ जाती है। वो दरबार में लौटते हैं और मानते हैं कि मंत्री सही थे। उनका जो ऊंचा पद है वो इसलिए नहीं है कि वो कोई काम न करें, बल्कि इसलिए है कि वो दूसरों को काम देने की जिम्मेदारी उठाएं। इसी से काम करने वालों का स्वाभिमान भी बना रहता है, और इस तरह राजा के सामने मंत्री की बात सही साबित हो जाती है। तो फिर इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या निकला? चलिए अब इस सामाजिक व्यवस्था के पीछे की जो फिलॉसफी है उसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, पूरी सामाजिक व्यवस्था को इस तरह से समझाया गया है। एक तरफ है कुलीन वर्ग, मतलब एलीट क्लास। उनका काम योजना बनाना, और उनका स्वाभिमान, उनकी इज्जत, वो जुड़ी है उनके ऊंचे पद से। अब आते हैं श्रमिक वर्ग पर। उनका दायित्व है उस योजना पर अमल करना, उसे हकीकत में बदलना। और उनका स्वाभिमान, वो आता है उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से। मतलब एक तरह से दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसमें एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। कहानी के मुताबिक जब राजकुमारों को सरकारी काम में कम शामिल किया गया, तो उन्होंने इसे अपने झूठे अहंकार पर ले लिया और इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस बगावत का नतीजा क्या हुआ? राजा ने उन्हें हर सरकारी योजना से बाहर करना शुरू कर दिया।
इसे एक सबक की तरह दिखाया गया है कि भाई जब आप व्यवस्था को चुनौती देते हैं या अहंकार में आते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। अब ये कहानी एक बिल्कुल मॉडर्न मोड़ लेती है। इस पुरानी कहानी के सबक को आज की दुनिया से जोड़ा जाता है और एक सवाल उठाया जाता है मालिक और नौकर की भूमिका पर। तो यहाँ कहानी एक नया एंगल लेती है। इसका तर्क है कि आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति जिसके पास कमाई का कोई साधन है, वो राजा की ही तरह दूसरों के लिए काम के मौके बना सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सीधे सवाल के साथ छोड़ देती है। एक स्वाभिमानी मालिक बनना है या एक ऐसा नौकर जिसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है? ये एक सीधी चुनौती है जो मालिक बनने को यानी एक एंटरप्रेन्योर होने को ज्यादा सम्मानजनक बताती है और नौकरी करने को एक तरह से कम आंकती है। एक ऐसा सवाल जो आज के जमाने में भी उतना ही रेलेवेंट है। कहानी का जो कंक्लूजन है वो एक बहुत ही दमदार बात कहता है। ये कहता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है, उसे नौकर बनना पसंद नहीं होता। यानी असली सेल्फ रिस्पेक्ट खुद का मालिक बनने में है, आत्मनिर्भर होने में है। तो अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। कमाई का जरिया हासिल करने के बाद लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक स्वाभिमानी मालिक बनना या फिर एक ऐसा सेवक बनना जो शायद कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान से समझौता कर रहा हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खुद ही खोजना है। तो ये हमें एक ऐसे दर्शन से मिलवाता है जहां हर भूमिका का अपना सम्मान है, पर साथ ही ये मालिक और नौकर के बीच एक चुनाव करने की चुनौती भी देता है। तो सवाल वहीं का वहीं है, क्या सम्मान पद से जुड़ा है या परिश्रम से? इस पर सोचने के लिए आज इतना ही। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ये पूरा अंश जय श्री राम के उद्घोष के साथ खत्म होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।